ये सब देखकर बहुत हैरान होती है और वो एडी से पूछती है कि ये क्या है। तो एडी उन्हें बताता है कि मुझ में एक कीड़ा है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। लेकिन फिर हमें वेनम 2 मूवी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडी एक सीरियल किलर का इंटरव्यू लेने जाता है जिसका नाम क्लेट्स होता है। क्लेट्स उसे कहता है कि मैं यहाँ से निकलूंगा और हर जगह कत्लेआम करूंगा, जिसे कहते हैं कार्नेज। जहाँ हमें कैलिफोर्निया के सेंट एस्टीज स्कूल को दिखाया जाता है। ये वो जगह होती है जहाँ उन बच्चों को रखा जाता है जिन्हें उनके परिवार वाले पसंद नहीं करते थे। इसी स्कूल में हमें क्लेट्स और फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो अपने अपने रूम में बैठे हुए होते हैं और उनके रूम मेंटल हॉस्पिटल की तरह होते हैं। वो एक दूसरे से प्यार करते थे। फ्रांसिस काफी ज्यादा डरी हुई होती है तो क्लेट्स उसे पूछता है कि तुम्हें डॉक्टर ने क्या कहा। तो फ्रांसिस कहती है कि मेरी म्यूटेशन काफी तेजी से बढ़ रही है और मेरी शक्तियाँ काफी ज्यादा है, इसीलिए वो मुझे यहाँ से ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ मेरे जैसे इंसान होंगे। तो क्लेट्स उसे हिम्मत देता है कि वो तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकते क्योंकि तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। लेकिन तभी कुछ ऑफिसर फ्रांसिस को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। तो फ्रांसिस उससे कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्लेट्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। वो ऑफिसर फ्रांसिस को कार में बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं। फ्रांसिस को उन ऑफिसर पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए उन सब पर अटैक कर देती है क्योंकि उसके पास वोकल की सोनिक पावर होती है जो इतनी खतरनाक थी कि वो किसी भी चीज को तोड़ सकती थी। फ्रांसिस के साउंड की वजह से उस ऑफिसर के कान में ब्लीडिंग होने लग जाती है, इसीलिए अपने बचाव में उसकी आंख पर गोली मार देता है। वहीं जब फ्रांसिस की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी एक आंख डैमेज हो चुकी है और वो रेवेनक्रॉफ्ट हॉस्पिटल में होती है। वहीं फिर हमें पर्जेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम रेवेनक्रॉफ्ट हॉस्पिटल को देखते हैं। रेवेनक्रॉफ्ट हॉस्पिटल वो जगह होती है जिसे हमने द अमेजिंग स्पाइडर-मैन 2 में देखा था, जहाँ स्पाइडर-मैन के दुश्मन इलेक्ट्रोमैन को रखा गया था। फिर हमें यहाँ एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो फ्रांसिस पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। वो एक वोट बॉय के थ्रू फ्रांसिस को खाना और न्यूज़पेपर भिजवाती है। फ्रांसिस जब उस न्यूज़पेपर को पढ़ती है तो उसमें क्लेट्स के बारे में न्यूज छपी हुई होती है कि क्लेट्स को मौत की सजा दे देनी चाहिए, लेकिन अभी तक पुलिस को उसकी कत्ल की हुई डेड बॉडीज नहीं मिली है, जिसी वजह से उसकी डेथ सेंटेंस रुकी हुई है। और यहाँ पर ट्विस्ट की बात तो यह होती है कि यह आर्टिकल एडी ब्रॉक ने छापा हुआ था। डॉक्टर फ्रांसिस से कहती है कि क्लेट्स जैसे लोगों को तो जान से मार देना चाहिए क्योंकि वो जानती थी कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं फिर हमें सैन फ्रांसिस्को के पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ डिटेक्टिव पैट्रिक एडी से बात कर रहा होता है क्योंकि पैट्रिक क्लेट्स के केस पर ही काम कर रहा था। वो एडी से कहता है कि क्लेट्स तुमसे मिलना चाहता है क्योंकि वो शायद तुम्हें कुछ बताना चाहता हो। तो एडी कहता है कि मैं उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। तो पैट्रिक कहता है कि वो सिर्फ तुमसे ही बात करना चाहता है और शायद वो तुम्हें उसकी कत्ल की हुई डेड बॉडीज के बारे में कुछ बताना चाहता हो। तभी वेनम एडी के शरीर से निकलकर पैट्रिक को खाने लगता है, मगर तभी एडी उसे रोककर बाथरूम के अंदर ले जाता है। वो दोनों बातें करने लगते हैं। पास में ही मौजूद एक लेडी और पैट्रिक भी उन दोनों की ये बातें सुन रहे थे। वेनम एडी को कहता है कि हमें सिटी के अंदर जाकर सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि हमें यहाँ इसकी बकबक सुननी चाहिए। तो एडी उसे कहता है कि क्लेट्स मुझे कुछ सबूत देना चाहता है। तो वेनम उसकी बेइज्जती करने लगता है कि तुम कुछ भी काम सही से नहीं कर सकते। तो एडी उसे कहता है कि तुम्हें मेरे काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। फिर एडी क्लेट्स के पास पहुँचता है। एडी उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो क्लेट्स उसे कहता है कि मैं मौत की तहलीज पर खड़ा हुआ हूँ, इसीलिए तुम मेरे फैंस के लिए एक पैगाम पहुँचा दो और बदले में मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के राज बताऊंगा और साथ ही मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि मैंने जितने भी कत्ल किए हैं उनकी डेड बॉडीज को मैंने कहाँ दफनाया है। तो एडी उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्यों बात करना चाहते हो। तो क्लेट्स उसे कहता है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, जिसके बाद एडी वहाँ से निकलने लगता है। तभी वेनम वहाँ एडी का ध्यान दीवार पर बनी हुई कुछ पेंटिंग्स पर कर देता है जिसके अंदर एक कैथेड्रल भी होता है और साथ ही वहाँ कब्र के साथ साथ कुछ मैसेजेस भी लिखे हुए होते हैं। क्लेट्स एडी से कहता है कि मुझे भूल मत जाना। बाहर आते ही पैट्रिक एडी से पूछता है कि तुम्हें क्लेट्स ने क्या बताया। तो एडी उसे कहता है कि अभी तक तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया और वैसे भी इस तरह के कामों में थोड़ा वक्त लगता है। तो पैट्रिक उसे कहता है कि जैसे ही तुम्हें कुछ पता चले तो सबसे पहले मुझे बताना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एडी वहाँ से घर की तरफ निकल जाता है। घर आकर वेनम अपनी पावर की मदद से उन सभी
पेंटिंग्स और मैसेज को वापस से कागज पर डिकोड करता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि क्लेट्स ने रोडियो बीच पर ही सारी लाशें छुपाई है और वो इस बात की खबर पुलिस को दे देता है, जिससे पुलिस की सारी टीम वहां पहुंचकर उन सभी डेड बॉडीज को निकाल लेती है। एडी के इस काम से रिपोर्टर हैरान होते हैं, क्योंकि वो बहुत कोशिश करने के बाद भी क्लेट्स की इन छुपाई हुई डेड बॉडीज को नहीं ढूंढ पाए थे, जिससे अब एडी पूरी सिटी में नंबर 1 रिपोर्टर बन जाता है। पैट्रिक भी इस न्यूज को अखबार में पढ़ता है और उसे एडी पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसके पूछने पर भी एडी ने उसे कुछ नहीं बताया था और अब सबूत मिल जाने की वजह से क्लेट्स को मौत की सजा सुना दी जाती है, जिससे क्लेट्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं फ्रांसिस को भी इस न्यूज के बारे में पता चल जाता है और ये खबर सुनने के बाद वो काफी ज्यादा टूट जाती है। वहीं फिर हमें एडी को दिखाया जाता है, जिसे वेनम कहता है कि अब मैं मुर्गियां खा खाकर थक चुका हूँ और अब मैं इंसानों को खाना चाहता हूँ। तो एडी उसे कहता है कि हम ऑलरेडी क्लेट्स के केस में उलझे हुए हैं, इसीलिए हमें अभी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए और अगर अभी किसी भी इंसान की मौत हुई या फिर कोई भी इंसान गायब हो गया तो FBI का सारा शक हम पर ही आएगा, इसीलिए हम इस वक्त कोई भी मुसीबत मोल नहीं ले सकते। वेनम एडी को परेशान करने लगता है कि मुझे खाना चाहिए। इससे परेशान होकर एडी मिसिस चेन की शॉप में जाता है ताकि वो वहाँ से वेनम के लिए चॉकलेट खरीद सके, लेकिन वहाँ चॉकलेट नहीं होती, इसीलिए फिर वो दोनों एक पोल्ट्री फार्म में जाते हैं जहाँ वेनम बहुत सारी मुर्गियों को सीधा ही खा जाता है। वो वहाँ से निकलने लगते हैं कि तभी रास्ते में वेनम देखता है कि एक गुंडा एक औरत का पर्स छीनने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर वेनम उसकी मदद करने जाता है और वो उस गुंडे को पकड़कर खाने लगता है। तो एडी उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इसे मत खाओ, तो वेनम भी उसकी बात मान लेता है और उस गुंडे को कचरे में फेंक देता है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एडी को एन का कॉल आता है। एडी एन से बात करता है। एन उसे मिलने के लिए रात 8 बजे एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। एडी भी उससे मिलने के लिए मान जाता है। फिर वो उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां वो एन से मिलता है और वो दोनों साथ में बातें करने लगते हैं। साथ ही वेनम भी एडी से मन में ही बात कर रहा था, जिससे एन को कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि एडी के अंदर वेनम जिंदा है, क्योंकि एन को ऐसा लगता था कि वेनम के फर्स्ट वाले पार्ट में वेनम मारा गया है। इसीलिए उससे पूछती है कि क्या वेनम इस वक्त भी तुम्हारे साथ है, जिस पर एडी कहता है कि वेनम तो मर चुका है। फिर एन एडी को बताती है कि मैंने डेन से एंगेजमेंट कर ली है। ये देखकर एडी बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि वो पहले एक दूसरे से प्यार किया करते थे। तभी एन कहती है कि हाय वेनम, एडी का ख्याल रखना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी एडी के अंदर हो, इसीलिए प्लीज अब तुम एडी का ख्याल रखना। ये सुनकर एडी वहाँ से घर की तरफ निकल जाता है। एडी बहुत उदास होता है, तो वेनम उसे कहता है कि तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होना चाहिए, हम बहुत ही बड़े बड़े कामों के लिए बने हैं। तो एडी उसे कहता है कि तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम एक एलियन हो। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन वेनम खुद ही अपना खाना पका रहा होता है। वो एडी को खुश करने की कोशिश करता है ताकि उसका मूड ठीक हो सके, और फिर वेनम एडी को उसके आए हुए लेटर भी लाकर देता है। वो लेटर क्लेट्स ने भेजा था, जिसमें लिखा होता है कि मुझे मौत की सजा दिलवाने के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, और साथ ही वो उस लेटर में अपनी पुरानी काली करतूतों के बारे में भी बताता है कि अगर वो पैदा ना होता तो उसकी दादी को कौन मारता, उसकी माँ को बाथटब के अंदर हेयर ड्रायर डालकर कौन मारता। इसका मतलब ये है कि क्लेट्स ने खुद अपने परिवार वालों तक को नहीं छोड़ा। आगे क्लेट्स ये भी बताता है कि ये सब कुछ होने के बाद उसके डैड ने उसे बहुत मारा और सेंट एस्टेज स्कूल में भेज दिया, जहाँ के बच्चे उसे बहुत मारते थे। लेकिन फिर उसकी मुलाकात फ्रांसिस से हुई, जो कि एक म्यूटेंट थी। उसने क्लेट्स को सारे बच्चों से बचाया, जिस वजह से वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। आगे लेटर में वो ये भी बताता है कि मैं आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो एडी भी वेनम से कहता है कि हमें भी उससे मिलना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि एडी क्लेट्स से मिलने के लिए जेल में जाता है, जहाँ क्लेट्स उसे कहता है कि मैं हमेशा से ही एक परिवार के लिए तरसता रहा हूँ, जिसके रिप्लाई में एडी उसे कहता है कि तुमने तो खुद ही अपने परिवार वालों को मार दिया, फिर तुम परिवार के लिए क्यों तरस रहे हो। तो क्लेट्स उसे कहता है कि अगर मुझे मौत की सजा हुई तो मेरी मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही होगे, और साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम अपने परिवार वालों के लिए एक कैंसर हो, क्योंकि तुमने एन को धोखा दिया। इससे वेनम को उस पर बहुत गुस्सा आता है और उसे मारने लगता है। क्लेट्स भी खुद को छुड़वाने के लिए एडी के हाथ पर बाइट कर लेता है, लेकिन तभी गार्ड आकर एडी को उसे छुड़वा देता है। एडी वहाँ से जाने लगता है तो क्लेट्स उसे कहता है
कि मैंने पहले भी खून को चखा है, लेकिन तुम्हारा खून कुछ अलग है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लेड्स ने जब एडी को काटा था तो वेनम का छोटा सा टुकड़ा क्लेड्स के मुंह में ही रह गया था, जिससे अब कार्नेज का जन्म होगा। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एडी अपने घर पहुंचता है तो वेनम एडी से माफी मांगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एडी उसे कहता है कि तुम्हें अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने क्लेड्स को मार दिया होता तो उसकी मौत का इल्जाम सीधा मेरे ऊपर आता। लेकिन तुम इन सब के बारे में कहाँ सोचते हो, तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तो वेनम उसे कहता है कि मेरे आने से पहले तुम एक लूजर थे, तुम्हारी कोई औकात नहीं थी, मैंने तुम्हें हीरो बनाया। इन्हीं बातों को लेकर उन दोनों में बहस होने लग जाती है। एडी वेनम को कहता है कि मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, तो वेनम उसे कहता है कि मेरी वजह से ही तुम फेमस हुए हो। इन सभी बातों की वजह से उन दोनों में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है, जिससे एडी को बहुत गुस्सा आता है और वो वेनम को यहाँ से चले जाने को कहता है। इससे वेनम को भी काफी गुस्सा आता है और वो रूम में तोड़फोड़ करने लग जाता है। वो एडी को बहुत मारता है। फिर वो गुस्से में एडी का शरीर छोड़कर निकल जाता है। जहाँ से जाते वक्त वो एडी की बाइक को भी तोड़ देता है। वहीं हमें क्लेड्स को दिखाया जाता है, जिसे आज मौत की सजा सुनाई गई थी, और जब उसे इंजेक्शन देकर जान से मारा जाता है तो क्लेड्स की बॉडी में मौजूद वेनम का टुकड़ा ग्रो करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे एक और नए सिम्बियोट का जन्म होता है, जिसका नाम कार्नेज होता है। ये देखकर सभी लोग डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। कार्नेज बाहर निकलकर सभी लोगों को मार देता है। कार्नेज बहुत ही बड़ा और पावरफुल होता है। वो सभी ऑफिसर को मारकर खा जाता है और जेल के सारे कैदियों को आजाद करके बाहर निकाल देता है। वहीं हमें एडी को दिखाया जाता है, जो अपने घर को वापस से ठीक कर रहा होता है। वो रात को जब न्यूज देखता है तो उसे पता चलता है कि क्लेड्स जेल से भाग गया है। ये देख एडी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसके डोर को कोई जोर से नॉक करता है और जब एडी दरवाजा खोलता है तो पैट्रिक होता है। पैट्रिक इस पूरे कांड का जिम्मेदार एडी को ठहराता है। तो एडी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता कि क्लेड्स वहाँ से कैसे भाग गया और तुम मुझे इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो पैट्रिक उसे कहता है कि क्लेड्स ने सिर्फ तुमसे मुलाकात की थी और हो सकता है कि तुम भी उसी के साथ मिले हो, इसीलिए मैं यहाँ आया था क्योंकि मुझे लगा कि वो तुमसे मिलने आया होगा। तो एडी उसे कहता है कि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। तो पैट्रिक वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि वेनम धीरे धीरे करके बॉडीज को चेंज कर रहा होता है, क्योंकि उसे अपने हिसाब की कोई भी बॉडी नहीं मिल पा रही थी। फिर वो एक लड़की के अंदर चला जाता है, जहाँ वो अपने फुल शेप में आ जाता है, क्योंकि वहाँ पार्टी चल रही थी जिसमें बहुत से लोग कॉस्ट्यूम पहनकर आए थे। इसीलिए सभी लोगों को लगता है कि वेनम ने भी कॉस्ट्यूम पहन रखा है और वो काफी ज्यादा बड़ा और स्मार्ट लग रहा था। इसीलिए सब लोग उसकी तारीफ करते हैं और उसके साथ सेल्फी क्लिक करवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें क्लेड्स को दिखाया जाता है, जो एक कार चुराकर भाग रहा होता है। क्लेड्स कार्नेज से बातें करता है, जिस तरीके से एडी वेनम से बात किया करता था। कार्नेज क्लेड्स को कहता है कि अभी मेरे अलावा इस दुनिया में सिर्फ एक ही सिम्बियोट है और वो है वेनम, इसीलिए अगर हम दोनों मिलकर उसे खत्म कर दे तो पूरी दुनिया पर सिर्फ हमारा ही राज होगा। तो क्लेड्स कहता है कि मुझे सबसे पहले अपनी फ्रांसिस को छुड़वाना है और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच डील हो जाती है। लेकिन क्लेड्स को ये पता नहीं होता कि फ्रांसिस कहाँ है। वहीं फिर हमें वेनम को दिखाया जाता है, जो उस पार्टी में काफी ज्यादा मजे कर रहा होता है, लेकिन साथ ही वो कहीं न कहीं एडी को भी मिस कर रहा था। वहीं दूसरी ओर एडी उस स्कूल में पहुंचता है जहाँ क्लेड्स को रखा गया था। वहाँ उसे एक पेड़ पर सीके लव सेब भी लिखा मिलता है। एडी पैट्रिक को कॉल करता है और उससे पूछता है कि एब्बी का मतलब क्या है। तो उसे बताता है कि एब्बी का मतलब फ्रांसिस बेरिसन है, लेकिन वो उसे कहता है कि वो तो मर चुकी है, क्योंकि जब हम उसे लेकर जा रहे थे तो मैंने उसकी आंख पर गोली मार दी थी। वहीं दूसरी तरफ हमें क्लेड्स को दिखाया जाता है, जो एक शॉप में जाकर उसके ओनर को मार देता है। फिर वो वहाँ रखे कंप्यूटर को हैक करके उस सीक्रेट लोकेशन रेवेनक्रॉफ्ट के बारे में भी पता कर लेता है। क्लेड्स वहाँ पहुंचकर कार्नेज की मदद से सबसे पहले डॉक्टर को मार देता है। फिर वो फ्रांसिस से मिलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। कार्नेज फ्रांसिस को आजाद कर देता है और फिर ये तीनों वहाँ से कार से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन पुलिस को भी इसके बारे में पता चल जाता है और पुलिस उनका पीछा करने लगती है। लेकिन कार्नेज एक एक करके सारी गाड़ियों को उठा उठाकर फेंकने लग जाता है और सभी पुलिस वालों को जान से मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ वेनम मिसेस चेन की शॉप में पहुंचता है और उनके शहर के अंदर चला जाता है। वहीं फिर हमें एडी को दिखाया जाता है, जिसे पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है, क्योंकि एडी के घर के पास उन्हें काफी सारी डेड
डेड बॉडीज मिली थी जो वेनम की वजह से मारे गए थे। पैट्रिक एडी को सब कुछ सच बताने के लिए कहता है, मगर एडी उसे कहता है कि मैं फोन करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें सब बताऊंगा। एडी एन को कॉल लगाता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। एन डेन के साथ एडी से मिलने के लिए आती है। एडी एन को बताता है कि शहर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब क्लेड्स कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो रेड कलर का मोस्टर है वो एक नया सिम्बियोट है जिसका नाम कार्नेज है। साथ ही एडी एन को ये भी बताता है कि वो और वेनम अब साथ में नहीं है, इसलिए वो एन से रिक्वेस्ट करता है कि वो जाकर वेनम को ढूंढ ले, क्योंकि वेनम ही कार्नेज को हरा सकता है। फिर एन वेनम को ढूंढने चली जाती है। वो सबसे पहले मिसेस चेन के पास जाती है, क्योंकि उसे पता था कि मिसेस चेन वेनम को जानती है, इसीलिए वो उनसे मिलकर पूछती है कि क्या आपको वेनम के बारे में कुछ पता है। मगर यहाँ ट्विस्ट की बात तो ये होती है कि वेनम तो खुद ही मिसेस चेन की बॉडी के अंदर छुपा हुआ होता है। वेनम एन को कहता है कि वो इस वक्त एडी से काफी ज्यादा नाराज है, इसीलिए वो उसकी कोई मदद नहीं करना चाहता। तो एन वेनम से रिक्वेस्ट करती है कि एडी को तुम्हारी जरूरत है, इसीलिए तुम्हें उसके पास जाकर उसकी मदद करनी होगी। ये सब सुनने के बाद फाइनली वेनम एडी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वही हमें क्लेड्स और फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो पूरे शहर के अंदर तबाही मचाते हुए घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ कार्नेज क्लेड्स की बॉडी से निकलकर उन्हें कहता है कि अब हमें अपने प्लान के मुताबिक वेनम को खत्म करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एन एडी से मिलने के लिए जाती है और वेनम भी उसी के अंदर होता है। फिर वो तीनों वहाँ से दीवार तोड़कर भाग जाते हैं, जहाँ पर वेनम एडी को सॉरी बोलने को कहता है। फिर एडी भी वेनम से माफी मांग लेता है। वो एन को डेन के साथ घर भेज देता है। वहीं फिर हमें पेटी को दिखाया जाता है जो सड़कों पर एडी को ढूंढ रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे क्लेड्स दिखाई देता है और उस पर फायर करने लगता है, लेकिन तभी कार्नेज बाहर आ जाता है और वो पेट्रिक को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो एडी को ढूंढते हुए उसके घर पर जाती है, जहाँ पर उसे एन की एंगेजमेंट रिंग मिलती है जो एन ने एडी को वापस लौटा दी थी। वो उस रिंग को वहाँ से उठा लेती है। तभी उसे वहाँ एन का फोटो दिखाई देता है जिसमें एन के नए घर की पिक्चर होती है, इसीलिए फ्रांसिस एन को पकड़ने के लिए उसके घर पर पहुँच जाती है, जहाँ पर एन और डेन वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ फ्रांसिस एन के पास जाकर उसे बेहोश कर देती है और फिर वो डेन के पास जाकर उसे कहती है कि अगर तुम एन को बचाना चाहते हो तो इस लोकेशन पर पहुंच जाना। फिर फ्रांसिस वहां से चली जाती है। डेन काफी घबरा जाता है और वो एडी को कॉल करके बताता है कि फ्रांसिस एन को कैथेड्रल में ले गई है। एडी भी वहां जाने के लिए निकल जाता है। वहीं फिर हमें उस कैथेड्रल को दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रांसिस और क्लेड्स दोनों ही शादी करने वाले थे। वहाँ पर उन्होंने पैट्रिक और एन को भी बंदी बनाया होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एडी भी वहाँ पहुँच जाएगा। वहीं दूसरी ओर अब वेनम और एडी भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ वेनम जैसे ही कार्नेज को देखता है तो वेनम डरकर वापस से एडी के अंदर छिप जाता है। एडी वेनम से पूछता है कि तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो, तो वेनम उसे कहता है कि वो कार्नेज है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और चालाक होते हैं। तो एडी उसे कहता है कि तुम सिर्फ बाहर आ जाओ, उसके बदले में तुम जिसे चाहो उसे खा सकते हो और मैं तुम्हें कभी भी किसी इंसान को खाने से मना नहीं करूंगा। ये सुनकर वेनम में भी जोश आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर के साथ कार्नेज पर अटैक कर देता है। उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वेनम भी पूरे जोश के साथ कार्नेज को धो रहा होता है, लेकिन तभी कार्नेज उसे पकड़ लेता है और उसे इंसल्ट करने लग जाता है। वहीं फ्रांसिस की सोनिक पावर की वजह से कार्नेज को काफी दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो उसे अपना मुंह बंद करने को कहता है। फिर फ्रांसिस पैट्रिक को मारने के लिए उसके पीछे जाती है, क्योंकि पैट्रिक ने ही उसकी आंख पर गोली चलाई थी, इसलिए फ्रांसिस उससे अपना बदला लेने के लिए उसकी एक आंख फोड़ देती है। वहीं वेनम कार्नेज पर हमला करके उसे अपने आप से दूर फेंक देता है और मौके का फायदा उठाते हुए डेन वहां कार्नेज के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे इन्हें बताया होता है कि सिम्बियोट को एक्सट्रीम हीट और साउंड से प्रॉब्लम होती है। लेकिन तभी उस कैन में पेट्रोल खत्म हो जाता है और कार्नेज डेन पर हमला करके उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ वेनम आकर उसे बचा लेता है। साथ ही वहाँ कैथेड्रल में एक बहुत ही बड़ा घंटा भी होता है जो क्लॉक के साथ बज रहा था, जिसकी वजह से दोनों ही सिम्बियोट अपने होश की बॉडी से अलग होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही साउंड शांत होता है तो दोनों वापस से लड़ने लग जाते हैं और वेनम कार्नेज को पकड़कर कैथेड्रल की दीवारों पर मारने लग जाता है। लेकिन तभी कार्नेज अपने आप को संभाल लेता है
और वेनम पर अटैक कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। फिर कार्नेज एन को लेकर कैथेड्रल के टॉप पर जाने लगता है, जिससे कैथेड्रल का मलबा वेनम के ऊपर गिर जाता है। वेनम उस मलबे के अंदर दब जाता है। वेनम एडी को कहता है कि इस बार की ये जंग हम नहीं जीत सकते, क्योंकि कार्नेज मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है। वहीं दूसरी तरफ कार्नेज फ्रांसिस को भी पकड़कर मारने लगता है, क्योंकि उसके साउंड की वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही थी। क्लेड्स फ्रांसिस को बचाने के लिए कार्नेज से अलग होने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उससे अलग नहीं हो पाता। वेनम भी ये सब देख रहा होता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो दोनों आपस में पूरी तरीके से नहीं जुड़े हुए हैं। एडी भी वेनम से कहता है कि सिर्फ और सिर्फ हम ही एक परफेक्ट मैच है, हमारे अलावा और कोई भी परफेक्ट मैच नहीं हो सकता। ये सुनकर वेनम में और भी ज्यादा जोश आ जाता है और वो उन पत्थरों से बाहर आ जाता है। वेनम एक रोड को उठाकर कैथेड्रल की टॉप की तरफ बढ़ने लग जाता है। वहीं कार्नेज एन को खाने ही वाला होता है कि तभी वेनम उस रोड को कार्नेज के सिर में घुसा देता है, जिससे एन सीधी जमीन पर गिरने लग जाती है। मगर सही वक्त पर आकर वेनम उसे बचा लेता है, लेकिन तभी कार्नेज वेनम पर अटैक करके उसे इंजर्ड करने लग जाता है। मगर वेनम फिर भी एन को सुरक्षित नीचे उतार देता है। फिर वेनम वापस से ऊपर आता है, लेकिन अब वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और कार्नेज बार बार उसके ऊपर वार कर रहा था। तभी वहाँ फ्रांसिस भी होश में आ जाती है। ये देखकर वेनम उसे नीचे धक्का दे देता है, जिससे वो गिरते वक्त घबराहट में चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से कैथेड्रल की सारी दीवारें और कांच टूटने लग जाते हैं। और इतनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की वजह से दोनों सिम्बियोट भी होश से अलग हो जाते हैं। सब नीचे गिर रहे होते हैं। तभी कैथेड्रल का बहुत बड़ा घंटा आकर फ्रांसिस के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी वहीं डेथ हो जाती है। वहीं डेन और एन मिलकर वेनम को एडी के पास पहुंचाते हैं, जिससे वेनम वापस से अपने शेप में आ जाता है। वहीं क्लेड्स भी जमीन पर गिर जाता है और कार्नेज भी उससे अलग हो जाता है। कार्नेज वापस से क्लेड्स से मिलने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी वेनम उसे पकड़ लेता है और उसे कच्चा ही खा जाता है। और फिर वो क्लेड्स को पकड़कर उसे भी मार देता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। यह देखकर एडी, डेन और एन वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ पर एडी डेन को कहता है कि तुम एन को अपने साथ ले जाओ। वहीं हमें दिखाया जाता है कि उस हादसे के अंदर पैट्रिक भी जिंदा बच गया होता है और उसकी आंखें नीली पड़ गई थी। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि वेनम और एडी बीच के किनारे पर बैठे हुए होते हैं और अब वेनम भी उसे घुमाने के लिए थैंक्स कहता है। वो फिर उससे कहता है कि अब हम कहाँ जाएंगे, तो एडी उससे कहता है कि अब हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ दुनिया को हमारी जरूरत हो। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। फिर हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहाँ वेनम और एडी साथ में टीवी देख रहे होते हैं। एडी वेनम से कहता है कि हमें एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छिपानी चाहिए। तो वेनम उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना तो चाहता हूँ, लेकिन तुम उन बातों को समझ नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी वेनम उसे कहता है कि मैं तुम्हें उन सभी चीजों की झलक दिखाने वाला हूँ जिनका हम सभी सिम्बियोट ने एहसास किया है। तो एडी उसे कहता है कि मैं रेडी हूँ। मगर तभी वहाँ टीवी फ्लिकर करने लग जाता है और सभी चीजें अचानक से बदल जाती है। एडी को ऐसा लगता है कि ये सब वेनम कर रहा है, लेकिन वेनम उसे कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया। तभी टीवी में वहाँ एक न्यूज आने लगती है, जिसमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ एमसीयू वाले स्पाइडरमैन ने मिस्टीरियो को अभी अभी हराया था। इससे हमें पता चलता है कि अब वेनम भी एमसीयू का हिस्सा बन चुका है और इसी